अस्सलाम वालेकुम ऑल वंस, कैसे आप खैरियत से हैं? जरा प्लीज कंफर्म करेंगे मेरी आवाज स्क्रीन आपको क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू? योर क्विक रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स आर हाईली अप्रिशिएटेड. ऑल राइट, थैंक यू. बस हम स्टार्ट ले रहे हैं. थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? 30 सेकेंड्स टाइम. चले 1 मिनट टाइम. अगर किसी को टेक्स्ट करना है, लंच कर लिया, कुछ पूछना है, बताना है, सो इट्स योर टाइम. तो उसके बाद मोबाइल फोन प्लीज रख दीजिए. बातें नहीं भाई, ये ऑनलाइन वालों के लिए कि आपने किसी से पूछना, बताना है, सेल फोन यूज करना है तो प्लीज कर लीजिए. थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, प्लीज जल्दी से. ओके, स्टार्ट करते हैं. सेल फोन्स अब प्लीज सबके साइड पे थोड़ी सी बात करते हैं. बीइंग आवर फर्स्ट क्लास, तो थोड़ा सा टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन. तो हमारी ये कुछ चीजें चलेंगी आज के दिन में. आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जून में कोई पेपर दिया है? प्लीज रेज योर हैंड. मेजोरिटी अवाम ने दिया है. कौन सा पेपर दिया है मेजोरिटी ने? F7 दिया. वेटिंग फॉर रिजल्ट 14 जुलाई मंडे सुबह 5 बजे इंशाल्लाह. सही है. तो सबसे पहले तो आपने जो एग्जाम दी उसके लिए आपको गुड लक. अल्लाह करे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं. आमीन. मेरा नाम जिया है और तकरीबन पिछले कोई 11-12 साल से टैक्स का पेपर पढ़ा रहा हूँ, यूके टैक्स. वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई वर्क फॉर लाइक 5 years एट केपीएमजी टैक्सेशन डिपार्टमेंट. और इसके अलावा ये कि आप जिस तरह से आज हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन है, हमारी इंट्रैक्शन
ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए रहेगा, और 2 महीने के टाइम पीरियड में हम इंशाल्लाह अपना कोर्स अच्छे से पढ़ेंगे भी, प्रिपेयर भी करेंगे और इसको पास भी करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी एसीसीए जर्नी में आपका जो पेपर हो या किसी भी क्वालिफिकेशन का जो पेपर आप पढ़ रहे हो, एक छोटी सी चीज, बेसिक चीज बताता हूं, उसको, उस फॉर्मूला को प्लीज फॉलो कीजिएगा। एक क्वेश्चन रेस करता हूं, आप सब उसका जवाब सोचेंगे और फिर जवाब देंगे कि कोई भी पेपर जो हम पढ़ने जा रहे हो एज अ स्टूडेंट, वालेकुम अस्सलाम, उसको हम, तमाम गौर से सुनेगा प्लीज आप लोगों के लिए, कोई भी पेपर जो हम पढ़ने जा रहे हो उस पेपर को हमें एज एन ऑपरेशन डील करना चाहिए या एज अ प्रोजेक्ट डील करना चाहिए? सिर्फ सोचें। अभी मैं रिपीट करता हूं अपना सवाल। कोई भी पेपर जो हमने पढ़ना हो, प्रिपेयर करना हो, अटेम्प्ट करना हो, उस पेपर को क्या हम ऑपरेशंस की तरह डील करें या एक प्रोजेक्ट की तरह डील करें? 30 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट, कि कोई भी पेपर जो हमने पढ़ना हो, क्या वो हमारे लिए बीइंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट है या वो बीइंग स्टूडेंट हमारे लिए ऑपरेशंस है? ऑपरेशन मतलब एक चलता हुआ काम, कारोबार, एक चीज का ऑनगोइंग रहना इज कॉल्ड ऑपरेशंस। आई होप कि आप डिसाइड कर रहे होंगे। जिस किसी से पूछूंगा सिर्फ वो जवाब दीजिएगा, देन जो सबने सोचा होगा इन दो ऑप्शन में से कोई एक, उसको पता चल जाएगा जब हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। जी ब्लू शर्ट, आप क्या कहते हैं कि किसी भी पेपर को हमें एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहिए, ऑपरेशन? ऑपरेशन, जी जी जी, यू प्रोजेक्ट, यू ग्लासेस वन, जी ऑपरेशन, रेड शर्ट ऑपरेशन, जी आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की जी, आप क्या कहती हैं? ऑपरेशंस, आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। कैसे हो लड़के, ठीक हो? बैठे। बिल्कुल लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमें किसी भी पेपर को, वो एसीसीए का हो, दुनिया की किसी क्वालिफिकेशन का हो, हमें उस पेपर को एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहिए या ऑपरेशंस की तरह डील करना चाहिए? आखिरी रो, बिल्कुल लास्ट, प्रोजेक्ट। जी आपके साथ वाले, प्रोजेक्ट। लास्ट वन, ऑपरेशन। भाई जिनका आंसर था कि हमें किसी भी पेपर को ऑपरेशंस के तौर पर लेकर चलना चाहिए, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। हमें किसी भी पेपर को एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहिए। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। अब जरा डिफरेंस समझिएगा। ऑपरेशंस का मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये ऑपरेशंस है। तो कोई भी एसीसीए पेपर आपकी जात के लिए ऑपरेशंस नहीं है, वो ऑपरेशंस पढ़ाने वाले के लिए। हमारा काम यही है कि हम इस सेशन में भी पढ़ा रहे हैं, अगले सेशन में भी पढ़ा रहे हैं, पिछले 10-11 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी पेपर जो एक ट्यूटर पढ़ाता है उसके लिए ऑपरेशंस है, लेकिन आप एक स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पेपर एक प्रोजेक्ट की तरह हो। अब प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, देन लिंक करते हैं अपनी पढ़ाई से। हर प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट होती है, विच इज फॉर आवर टैक्सेशन बैच। क्या डेट है आज की? 17 जून। हर प्रोजेक्ट की एक एंड डेट होती है। एंड डेट भी बता देता हूं, हमारा पेपर सितंबर में है ना, तो 15 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, राइट आफ्टर 2 मंथ्स। तो प्रोजेक्ट, किसी भी पेपर को हमें एज अ प्रोजेक्ट डील करना है। आपके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी पेपर प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर चलना है, जिसकी एक स्टार्ट डेट है, आज की डेट है, जिसकी एक एंड डेट है जो कि 15 से 17 अगस्त के दरमियान इंशाल्लाह कोर्स खत्म हो जाएगा। और हर प्रोजेक्ट का एक आउटकम होता है। भाई कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी किया जाता है, कोई उसका आउटकम, कोई नतीजा उसमें से हमने निकालना होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे इस प्रोजेक्ट का, टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको पास करके अगले प्रोजेक्ट पे बढ़ना है। तो दो तमाम चीजें क्लियर हो गई। इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 17 जून, एंड डेट बता दी मैंने 15 से 17 अगस्त के दरमियान इंशाल्लाह एंड होगा। और इस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होना चाहिए? आपका टैक्स का पेपर पास होना चाहिए। उस पास होने के लिए देखो, ये मैट्रिक, इंटर, बीकॉम या कोई और क्वालिफिकेशन के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि आपका पहले पूरा कोर्स खत्म होगा, देन आपके पास 3 महीने का टाइम होगा, आप प्रिपरेशन करोगे तो फिर आपका एग्जाम टाइम आएगा, ऐसा नहीं है। यहां जैसी कोर्स खत्म होगा उसके राइट आफ्टर 3 वीक्स आपका पेपर है। तो हमें डे 1 से अपनी एफर्ट्स को ऐसे लेकर चलना है कि भाई जब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? ये सब बात माइंड में बिठाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें हैंड्स ऑन रहना है, हमें कुछ चीजें साथ साथ लेकर चलनी है, राइट?
तो हमने दो बातें देखी, एक हमने कहा कि कोई भी पेपर हमारे लिए प्रोजेक्ट है, इस टेक्स्ट को हम प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलेंगे और इसका एंड रिजल्ट हमने इंशाल्लाह अचीव करना है, हमने इस पेपर को पास करके अगले प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करना है। प्लस इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें डे वन से कुछ काम करने पड़ेंगे। वो ये काम ही है कि आपने एक काम करना है, आपने पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना। आपका एक पेपर कितने का पड़ेगा, आपको अंदाजा है? आपको 56, ये तो पेपर देने की फी हो गई, और पढ़ने के पैसे कितने हैं? 20-25 हजार पढ़ने की फीस हो गई। तो एवरेज कर दें, कितने पैसे हो गई? ये 70 कर दें या 80 कर दें? 80 कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह मिला के। फिर 2 महीने आप कैंपस आओगे, कैंटीन में बैठोगे, बाहर बैठोगे, आने जाने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये इंकर करोगे, तो ये 3 मंथ्स का टाइम भी लगाओ आप, तो ये ऑलमोस्ट आप 1 लाख की गेम करने जा रहे हो। अब आपके हाथ में चॉइस है कि आप इस 1 लाख की गेम को कैसे करते हो। ये गेम दोबारा करना चाहोगे या इस गेम से आगे बढ़ना चाहोगे? आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो आगे बढ़ने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना देना, गेम अपने 3 मंथ्स का टाइम बचाना है, अपनी मोटिवेशन बचानी है, अपना, अगर सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ते हो तो आपको दर्द फील होता होगा, अगर पेरेंट्स फाइनेंस करते तो उनका फाइनेंस बचाना है, और आगे मूव ऑन करना है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, लंबी नहीं करूंगा डिस्कशन, ये आपको कुछ चीजें डे वन पे बतानी जरूरी थी। हाँ, जब जरूरत फील करूंगा ड्यूरिंग सेशन भी आपसे ऐसी कम्युनिकेशन हो जाएगी, राइट। अब आए अगर अपने सब्जेक्ट मैटर पे बात करते हैं। टैक्सेशन की सबसे अच्छी प्यारी खूबसूरत बात यह है कि इसका पिछले किसी पेपर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम जब पीएम पढ़ते हैं ना, हम टोपी ड्रामे करते हैं, यार मेरी कॉस्टिंग अच्छी नहीं थी, MA1 MA2 मेरे बहुत बुरे थे, F2 में मैं हल्का था, मेरे फॉर्मूलाज अच्छे नहीं है, तो इसलिए मुझे F5 भारी लग रहा है। ये ड्रामा हमारे F7 में होता है, FR में, कि यार मेरी अकाउंटिंग अच्छी नहीं थी, FA1 FA2 F3 में मेरे मार्क्स कम थे, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं F7 में मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। टैक्सेशन की सबसे अच्छी प्यारी बात यह है कि इसका किसी पुराने पेपर से कोई ताल्लुक वास्ता रिश्तेदारी नहीं है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम बिल्कुल एक नए सिरे से पढ़ेंगे। हाँ, आपने कुछ हद तक नाम सुना होगा टैक्स का, जैसे F3 लेवल पे एक टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यू एडिड टैक्स। नाम सुना है ना, वैट का शब्द है, राइट। आवाज नहीं, सबने नहीं सुना क्या? सुना है ना, F3 लेवल पे VAT का नाम सुना है, लेकिन वहां पे अपने अकाउंटिंग प्रिस्पेक्टिव से नाम सुना VAT का, वैल्यू एडिड टैक्स। वो अपने टैक्स प्रिस्पेक्टिव से उसका नाम नहीं सुना। तो आज हम यहाँ पे जब टैक्स की बात करें, तो एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, कि हमारे इस पेपर का पिछले कोई भी पेपर जो हम पास कर चुके हैं उसके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। जो भी चीजें होंगी थ्रू आउट हमारे लिए नई चीजें होंगी, और हम सब उनको एक ही जैसा पढ़ रहे होंगे, राइट। अब जो बच्चे कॉपी करना चाहें वो कॉपी कर सकते हैं, जो नहीं कॉपी करना चाहिए उनकी भी मर्जी है। ये जो स्लाइड मेरे पास खुली हुई है, ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट के नोट्स हैं जो फोटोकॉपियर से आपको मिल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये हमारे टेक्स्ट के नोट्स हैं। आप जो आज की डिस्कशन है इसको कॉपी करना चाहो वेल एंड गुड, नहीं कॉपी करना चाहो दैट्स योर डिस्क्रिप्शन। ये तमाम नोट्स आपके फोटोकॉपियर के पास एक बुक फॉर्म में अवेलेबल है। जब किसी भी स्टूडेंट के पास ये नोट्स आ जाएंगे तो उसको अपना रजिस्टर साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जीना मरना इन्हीं नोट्स में होगा। इसी में क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह इसमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगी। सिर्फ ये नोट्स आपके लिए, आप क्लास में लेकर आओगे, आपका काम चलेगा, आपको एक्स्ट्रा आपके हैंडआउट या नोटबुक की जरूरत नहीं रहेगी। अब पहली चीज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तमाम लोग भाई स्पेशली पीछे वाले प्लीज यहां पे थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, समझिएगा चीजों को। हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम कौन सा टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं? सर हम रहते पाकिस्तान में, हम यूके टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्या एसीसीए वाले एसीसीए स्टूडेंट को F6 में यूके वेरिएंट के अलावा क्या पाकिस्तानी वेरिएंट का ऑप्शन देते हैं? आपको नॉलेज है? नहीं है? आपके नॉलेज के लिए बताता हूं एक चीज, जरा गौर से सुनिएगा। जो एम्प्लॉयर्स पूछते भी हैं और आप बड़ी अजीब सी शक्ल बना के उनको देखते हो इंटरव्यू के दौरान, अच्छा ऐसा भी होता है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है। जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने टैक्सेशन कौन सा टैक्स पढ़ा था? आप बोलेगे हमने यूके टैक्स पढ़ा। क्यों पढ़ा था आपने यूके? सर हम एसीसीए कर रहे हैं, एसीसीए यूके की क्वालिफिकेशन है, इसलिए हमने यूके टैक्स पढ़ा।
एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई आप एसीसी बेशक कर रहे हो, लेकिन इसमें रहते हुए आप पाकिस्तानी वेरिएंट भी पढ़ के दे सकते थे। आपने कहा होते ही नहीं है, लड़ गए, उससे भिड़ गए वहां पे। ऐसा नहीं है भाई, कान खोल के सुन लीजिएगा, एसीसीए टीएक्स के पेपर में आप पाकिस्तानी वेरिएंट का टेक्स्ट का पेपर भी दे सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के वेरिएंट के टेक्स्ट के पेपर्स हैं जो आप F6 में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूके, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, एक लंबी लिस्ट है डिफरेंट वेरिएंट्स की जो आप F6 में दे सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब एम्प्लॉयर की बात आपने मान ली, ठीक है, आपको भी नॉलेज था कि यस पाकिस्तानी टैक्स का वेरिएंट था, हम दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने यूके टैक्स क्यों दिया? क्योंकि मेजरली यूके टैक्स ही पढ़ाया जाता है और पढ़ने वाले भी ज्यादा यूके टैक्स ही होते हैं और पढ़ाने वाले भी यूके टैक्स के ट्यूटर्स होते हैं। पाकिस्तान में एसीसीए का कोई पीके वेरिएंट नॉर्मली को पढ़ाता नहीं, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। सो दैट कुड बी अ पॉसिबल आंसर टू योर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरव्यू में एम्प्लॉयर एक सवाल पूछता है कि आपने एसीसीए में यूके टैक्स क्यों पढ़ा, पाकिस्तानी टैक्स का वेरिएंट क्यों नहीं पढ़ा? उसको मना नहीं करना, यस पाकिस्तानी टैक्स का वेरिएंट है, आप चाहो तो पढ़ के पेपर दे सकते हो पाकिस्तानी टैक्सेस का, लेकिन ना तो मेजॉरिटी पढ़ने वाले हैं और ना ही पढ़ाने वाले, इसीलिए हम यूके टैक्स पढ़ते और पढ़ाते और अपना एसीसी एग्जाम पास करके आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब यहीं पे रहते हुए एक और चीज आइडेंटिफाई करवा दूं, हम चूंकि यूके टैक्स पढ़ रहे हैं, तो जब आप अपना एसीसी का पेपर बुक करोगे, उस पेपर बुकिंग के टाइम पे आपसे वेरिएंट पूछेगा कि आप किस वेरिएंट का टैक्स का पेपर देना चाह रहे हो। तो आपने वहां से क्या सिलेक्ट करना है, और ये देखना जब पेपर बुकिंग का टाइम आएगा, जुलाई का एंड चल रहा होगा, तब बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे कि वेरिएंट कौन सा है। आज डे 1 शुरू के 15 मिनट में मैं बता रहा हूं कौन सा वेरिएंट है हमारा, यूके वेरिएंट है, जो आप एग्जाम बुक करते वक्त भी वहां पे यूके वेरिएंट सेलेक्ट करोगे। ये गलती तो नहीं करोगे? ये करते हैं बच्चे, एक दो सेशन पहले एक स्टूडेंट ने पाकिस्तानी वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया था पेपर बुकिंग के वक्त, एग्जाम देने की तो आगे पाकिस्तानी वेरिएंट का पेपर खोला, तो फिर उसने अपना पेपर कैंसिल करवाया और फिर री अटेम्प्ट किया 3 मंथ्स गैप के साथ। तो आपने ये गलती नहीं करनी, अपना टाइम सेव करना है, सही बुकिंग करते वक्त अपने यूके वेरिएंट सेलेक्ट करना। अब अगली बात सुनो, आजकल हमारी पाकिस्तानी न्यूज में भी एक शोर है कि भाई बजट आने वाला है, बजट आने वाला है। ऐसी ना, अगर न्यूज फॉलो करते हो कभी कोई चीज ढंग की भी फॉलो कर लिया करें। पाकिस्तान का टैक्स ईयर क्या है मालूम है हमें? हाँ भाई लड़के, क्या है पाकिस्तान का? जून जुलाई नहीं बेटा, एक एक डेट होती है। पाकिस्तान का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, अगले साल जाके कब खत्म होता है? 12 मंथ के बाद 30 जून। तो आज चूंकि हम जून में घूम रहे हैं, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, नया फिस्कल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उस पर आजकल हमारी न्यूज में बहस चल रही है कि ये बजट पेश हुआ, वो बजट पेश हुआ। तो ये आपका लॉ जो नया एक टैक्स ईयर के हिसाब से, पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर है ये हर साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और अगले साल 30 जून तक जाता है। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। नाउ व्हेन इट कम्स टू टैक्स ईयर, तो पूरे टैक्स का सिस्टम एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक चलता है। एक्ट कहते हैं लॉ को, कानून को। तो हम जो यूके टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, यूके टैक्स पढ़ने के लिए हमारे पढ़ने लायक रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है? जोर से बोलो, क्या लिखा हुआ है? 24। ऑल्दो हम अंग्रेजी साल के मुताबिक 2025 में खड़े हुए हैं, लेकिन टैक्स पढ़ने, प्रिपेयर करने, अटेम्प्ट करने के हिसाब से हम टैक्स का कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे? 24, जो कि 4 एग्जाम सेशंस के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर कोई आप में से बच्चा मूड बना रहा है कि यार मैं पढ़ भी लूंगा, मैं जून छोड़ के दिसंबर में दूंगा, उसके लिए भी फाइनेंस एक्ट 24 रेलिवेंट है। वो दिसंबर 25 में इसी फाइनेंस एक्ट के पेपर देगा। कोई ऐसा, अल्लाह ना करे, ऐसा कोई बच्चा हो जिसने 2-3 दफा पेपर दिया, पास नहीं हुआ, तब भी वो इस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक किस एग्जाम सेशन तक अपना पेपर दे सकता है? मार्च 26 तक अपना एग्जाम दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यूके टैक्स का जो पेपर है ये एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है, और कोई भी फाइनेंस एक्ट 4 एग्जाम सेशंस के लिए रेलिवेंट होता है। मैं रिपीट करता हूं, यूके टैक्स का पेपर एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है, और कोई भी फाइनेंस एक्ट 4 एग्जाम सेशंस के लिए रेलिवेंट होता है। हमारे लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट रेलिवेंट है? 24। जून 25 में जिन बच्चों ने पेपर दिया इसके मुताबिक दिया। आप सितंबर 25 के लिए फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक पेपर दोगे। सेम फॉर दिसंबर 25 और मार्च 26 के जो बच्चे होंगे वो भी फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक पेपर देंगे। अब एक छोटी सी वजह सुन लो, ये 4 एग्जाम सेशन फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक चलेंगे, फिर क्या होगा? ये इससे पहले क्या होता था? तो जब भी टैक्स ईयर चेंज होता है तो टैक्स के रेट्स, अलाउंसेस, परसेंटेजेस
ये बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, ये तमाम काम होता है। बेसिकली टेक्स्ट में रहते हुए कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो इसके बाद जो मार्च 26 के बाद जून 26 के स्टूडेंट्स होंगे, कैन यू प्लीज सजेस्ट, यहां पे अगर मैं लिख दूं कि जून 26 के स्टूडेंट वो किस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक पेपर देंगे? फाइनेंस एक्ट 25 के मुताबिक पेपर देंगे। सिर्फ जून 26 नहीं, सितंबर 26 भी, दिसंबर 26 भी और मार्च 27 भी। तो इन 4 एग्जाम सेशन के बच्चे फाइनेंस एक्ट 25 के मुताबिक पढ़ेंगे। बहरहाल हमें अपने लिए याद रखना है, हमारी इस स्लाइड पे जो डिस्कशन हुई, वी आर टॉकिंग अबाउट यूके टैक्स। यूके टैक्स एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक आपका पेपर आता है। हमारे पढ़ने लायक फाइनेंस एक्ट 24 रेलिवेंट है, जो कि जून 25 से लेकर मार्च 26 इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए रेलिवेंट। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख नहीं रहे? प्लीज रेज योर हैंड जो लिख नहीं रहे। आई वुड सजेस्ट कि की पॉइंट्स लिख लो। जो लिखी हुई बात होती है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, तो प्लीज आप छोटी छोटी बातें कॉपी करते रहें। टैक्सेशन यूके टैक्स पढ़े, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक चलता है, फाइनेंस एक्ट 24 रेलिवेंट है इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए। जल्दी से प्लीज। हार्ड कॉपी में मिलेंगे। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। I repeat for the last time, we are talking about UK tax. According to Finance Act 24, it is applicable to 4 exam sessions from June 25 to March 26. और ये यूके को मैंने हाईलाइट इसलिए किया, ये हमारा रेलिवेंट वेरिएंट है। हम पेपर बुकिंग के वक्त इस वेरिएंट को सेलेक्ट करेंगे वहां पे। अगर इस फर्स्ट स्लाइड पे रहते हुए किसी का कोई कंसर्न है, किसी को कोई पॉइंट अनक्लियर है, तो प्लीज पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे क्लियर हैं? आप लोगों से पूछ रहा हूं, सारे क्लियर हैं भाई? ओके, हमने यहां पे ये बात की कि हमारा पूरा टैक्स का हिसाब किताब एक फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक चलेगा। इसका मतलब यह कि फाइनेंस एक्ट 24 के मुताबिक जो भी टैक्स रेट्स वगैरह दिए होंगे, फाइनेंस एक्ट 24 में हमें क्या मिलेगा? बेसिकली हमारे डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस होंगे। फाइनेंस एक्ट 24 में रहते हुए हम डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स, परसेंटेजेस, रेट्स एंड अलाउंसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे। बहुत सारी चीजें ना इस फाइनेंस एक्ट के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस ये आपके एग्जाम में दिए गए होते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में दी गई होती है। ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम आप ओपन अप कर सकते हैं, 4-5 पेज की इंफॉर्मेशन होती है जो फाइनेंस एक्ट के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस होते हैं, ये आपके एग्जाम में दिए गए होते हैं। और एग्जाम टाइम के दौरान आप इसको खोल के कोई भी चीज अगर भूल जाओ तो उसको चेक कर सकते हो। बताता हूं बच्चा मोहम्मद, एंड में बताता हूं बुक वगैरह के बारे में, डोंट वरी। ओके, अब मेजॉरिटी बच्चों ने एफआर का पेपर दिया हुआ है। मैंने शुरू में आपसे एक पूछा था, एफआर के पेपर में भी 3 सेक्शंस होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आइसोलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो सवाल होते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। सेक्शन बी में 3 सिनेरियोज आते हैं आपके एफआर पेपर में। वो 3 सिनेरियोज कहां से आएंगे ये बताया गया होता है या नहीं बताया गया होता? नहीं बताया गया होता। और सेक्शन सी में आपके 2 बड़े सवाल आते हैं, 20 मार्क्स के सीआरक्यूज आते हैं। ऐसा ही है। देखो, सेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो टैक्स का पेपर फॉर्मेट यही है कि यहां भी आपके 3 सेक्शंस आते हैं,
जब कॉपी का बोलूंगा तब कॉपी कर लीजिएगा, फिलहाल बातें समझे, दिमाग में बिठा लें। हमारे टेक्स्ट के पेपर में भी 3 ही सेक्शंस आते हैं। पहले सेक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस है, दूसरे में ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस है, थर्ड में आपके सीआरक्यूज है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस है। लेकिन अच्छी बात यह कि टेक्स्ट में सेक्शन बी और सी के एरियाज डिफाइंड है। सेक्शन बी में जो 3 सिनेरियो आने हैं वो किस किस टॉपिक का सिनेरियो आना है हमें ऑलरेडी एग्जामिनिंग टीम ने बता दिया है। एक सिनेरियो स्पेसिफिक टॉपिक से आएगा, दूसरा स्पेसिफिक टॉपिक से आएगा, तीसरा स्पेसिफिक टॉपिक से आएगा। इनसे हटके कोई नई चीज सेक्शन बी में आपसे नहीं पूछेगी। वन बाय वन बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेक्शन ए ऑफ द पेपर फॉर्मेट, तो सेक्शन ए में बेसिकली आपके पास 15 सवाल पूछता है और हर क्वेश्चन बेसिकली कितने नंबर का होगा तो आपके 30 मार्क्स बनेंगे, 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा तो आपके 30 मार्क्स का सेक्शन है। यहीं पे छोटी सी एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर्स हैं सबके पास? मोबाइल फोन उठा लें प्लीज। हमारा पेपर कुल कितने टाइम का होता है जल्दी से? ये आज डे 1 पे बता रहा हूं, ये आखिरी दिन तक एग्जाम हॉल में बैठने तक पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने इसको जीना मरना बनाना है अपना। 10 मिनट छोड़ दो, सीधा सीधा हिसाब रखते हैं। 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट का टाइम है। 60 इंटू 3 आवर्स 180 मिनट्स बने। कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? 100 मार्क्स। तो 180 डिवाइड बाय 100 करें। ये 1.8 क्या चीज आई हमारे पास? टाइम पर मार्क। दोबारा से सुने, वी हैव 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर और पेपर है 100 मार्क्स का। 3 आवर्स को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 180 मिनट्स टाइम इज अवेलेबल फॉर सॉल्विंग 100 मार्क क्वेश्चन। तो 180 डिवाइड बाय 100 किया तो 1.8 मिनट का टाइम मिला। दिस 1.8 मिनट्स टाइम इज अवेलेबल फॉर 1 मार्क। तो अगर आप हर सवाल कर रहे हैं, अगर आप 30 मार्क्स के लिए सॉल्व करें तो आपका सेक्शन ए कितनी देर में होना चाहिए? 1.8 कितने मिनट में होना चाहिए? 54 मिनट्स में आपका ये हो जाना चाहिए। दोबारा से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि सर अल्लाह की कसम हमने बहुत अच्छा पढ़ा था, हमें धमाधम हर चीज आती थी, आज भी हमसे खड़े करके पूछ लो, हमें कुछ भी चीज आप पूछो हम आपको आंसर करेंगे, फिर भी पेपर फेल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं और जो सबसे क्रूशियल रीजन है वो टाइम मैनेजमेंट है। आपको मैंने आज नोटिफाई करवा दिया कि 180 मिनट्स हैं, 3 आवर्स टाइम है फॉर 100 मार्क्स पेपर। तो इसका मतलब कि आपके पास 1.8 मिनट का टाइम है एक नंबर के लिए। अगर आप कोई 30 मार्क्स का एरिया सॉल्व कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 54 मिनट्स। यहां भी लगा लेते हैं 30 इंटू 1.8, सेम टाइम आ गया आपके पास 54 मिनट्स। और अगर आखिरी की बात करें जहां पे 40 नंबर है आपके पास, 1.8 के हिसाब से कितने मिनट्स बन रहे हैं आपके पास? 72 मिनट्स बन रहे हैं। अगर आप इनको सम अप कर लोगे ना, ये तमाम को 54, 54 एंड 72, तो आपके ये 180 मिनट बन जाएंगे। अब अगली बात सुनिएगा, ये मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन क्यों बताई, इसकी वजह है। आपने तमाम एग्जाम हॉल में गए, तमाम तरह की सूरतें पढ़ ली, शुरू के बैठते हुए, फिर पेपर ओपन हुआ, अल्लाह का नाम लेके पेपर शुरू किया, सही है। पहला सेक्शन ही स्टार्ट कर दिया। आप लोग गाइड करेंगे क्योंकि आप पेपर देते हैं, आपने अभी रिसेंटली भी पेपर दिया है। मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं 54 मिनट्स में अगर सेक्शन ए सॉल्व नहीं कर सका तो क्या मुझे उसी को कंप्लीट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? सर बताओ कितने क्वेश्चन रह गए आपके? मैंने कहा यार मुझे ये 15 सवाल 54 मिनट में सॉल्व करने थे, मैं 12 सवाल 54 मिनट में सॉल्व कर चुका हूं, मेरे 3 क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन ए में रह गए। मुझे सजेस्ट करो क्या मैं इनको पहले कंप्लीट करूं या छोड़ के आगे बढ़ूं? यहां से आवाज नहीं है, क्या करना चाहिए? पहले कह रहे हैं फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो याद रखना प्यारो कि जब कभी भी एक रिक्वायर्ड टाइम जो आपने पहले सेट किया हुआ है कि सेक्शन ए मैक्सिमम 54 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर आप इतने इस एरिया के चैंपियन होते, अगर आपको चीजें इतनी अच्छे से आ रही होती तो आप ये 54 मिनट नहीं बल्कि 50 मिनट में कंप्लीट कर लेते। अगर आप इस एरिया को
54 मिनट्स में जो इसका मैक्सिमम टाइम है इसमें सॉल्व नहीं कर सके, दैट मींस यू आर लैकिंग इन दिस एरिया, तो प्लीज आप इस पे मजीद टाइम जाया नहीं करो, आप अगले एरियाज पे मूव करो, उन एरियाज पे मूव करो जहां पे शायद आपको चीजें आती हो, जहां पे चीजें ऑलरेडी आपको सेक्शन ए में नहीं आ रही, आप इस एरिया का टाइम भी सेक्शन ए में लगा रहे हो, जो चीजें शायद आपको आती हैं, तो आप वहां भी अपने मार्क्स लूज कर जाओ। सो दिस टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और एक और छोटी सी बात बताऊं, ये टाइम मैनेजमेंट ही एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर पास करवाती है, बिकॉज हमारा बहुत अच्छा पढ़ा हुआ या बहुत बुरा पढ़ा हुआ हमें पेपर या पास या फेल नहीं करवाता, हमें वो एग्जाम के 3 आवर्स अगर सही से मैनेज कर लिए ना, वो हमें पास करवाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मेरी एनपीवी की कैलकुलेशन, मुझे कभी मतलब मुझे डाटा पिक करने में एनपीवी में बहुत ज्यादा मसला होता, आ गया भाई 3 नंबर की रिक्वायरमेंट आ गई, एनपीवी कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम के मुताबिक प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होता है कि पेपर में क्या चीज कितने मार्क्स के लिए पूछी गई हो। इतना सारा फर्रा उसने दिया हुआ था भर के एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए, मुझे पता था कि यार ये 3 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मिनट चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए, 1.8 करो जरा, 3 इंटू 1.8 7.2 5.4 मिनट्स, यानी कि 5.5 मिनट में मेरी एनपीवी कैलकुलेट होनी चाहिए। और मुझे पता है कि मैं 10 मिनट भी लगा लूं, मेरी एनपीवी अगर कैलकुलेट हो भी गई तो वो सही नहीं होगी। मैंने क्या काम किया, मैंने लिख दिया एज्यूम एनपीवी 10%, खुद ही अपने मार्क्स डिडक्ट करवा लिए। सही एनपीवी क्या है मुझे नहीं पता, मैंने क्या लिख दिया, एज्यूम एनपीवी 10%, आगे बढ़ गया। एक चीज जिसपे 5 मिनट का टाइम था, 10 मिनट लगा के भी मैंने वो 3 मार्क्स नहीं लेने थे, तो मैंने अपना टाइम सेव किया, अपने मार्क्स खुद ही फोरगो किए और आगे टाइम उन जगहों पे लगाया जो चीजें मुझे सही से आती थी, क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं ना हमारे एससीसीए में, तो मैथ्स का क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे कि एंड रिजल्ट गलत तो सारा कुछ गलत, बीच में अगर कोई स्टेप गलत है तो आपने अपने मार्क्स डिडक्ट करवा दिए, आगे बढ़ गए। तो ये मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आपने ऐसे ही करना है, ये आपके लिए नहीं है भाई, ये मैं आपको सिर्फ ड्यूरिंग उस एग्जाम टाइम में प्लानिंग करना, टाइम मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंगली 3 आवर्स को मैनेज करना, वो आपका पेपर पास या फेल करवा। तो हमने पहली बात ये डिसाइड की कि हमारे सेक्शन ए में जो 15 सवाल आएंगे वो 54 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए, सेक्शन बी हमारा 54 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, और सेक्शन सी हमारा 72 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज हाउ हमारे टोटल 180 मिनट्स काउंट हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, सर सेक्शन ए में कहां से क्वेश्चन आता है, भाई मुझे नहीं पता, क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ो, सारे पढ़ो, क्या लिखा है, एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने फिजिकल टैक्सेशन की फिजिकल किट देखी हो ना, हार्ड कॉपी फॉर्म में देखी किसी बच्चे ने, नेक्स्ट क्लास में आपको मुंह दिखाई करवा दूंगा, आप टैक्सेशन की जो एग्जाम किट है, क्वेश्चंस वो दूसरी पेपर्स की स्टडी टैक्स से भी ज्यादा हैवी है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि जो हमारी किट प्रैक्टिस है के लिए है कैप्लन की, अगर उसकी मैं पेजेस की बात करूं तो वो किसी भी दूसरे पेपर की स्टडी टैक्स से भी ज्यादा है। इस समय क्या समझ में आता है, कोर्स छोटा है, लेंदी है, कैसा है, बहुत लेंदी है। टैक्सेशन इज वन ऑफ द लेंदीएस्ट कोर्स फ्रॉम F5 टिल F9, जो ये 5 पेपर्स हैं इनमें सबसे लेंदी कोर्स हमारा डेस्क है। लेंदी है, मैंने मुश्किल नहीं कहा, आसान है, चीजें बहुत सारी, क्वांटम बहुत ज्यादा है लेकिन आसान है, राइट। तो हमें ये जो लिखे ना एनी एरिया ऑफ द सिलेबस, इसका मतलब ये कि एग्जामिनर के पास खुला ऑप्शन है कि वो इतने बड़े कोर्स में से कोई भी चीज हमसे उठा के सेक्शन ए में पूछ ले। इसका मतलब ये कि कोई ये नहीं बोले कि सर जरा बता दें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, वो टिक करवा दे, हम उसी की तैयारी कर लेंगे। भाई 5 ईयर फॉलो नहीं कर रहे हम यहाँ, हमें पूरा शुरू से एंड तक डिटेल से पढ़ना है, तभी हम जाके पेपर पास कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छी बात यह है कि सेक्शन बी के एरियाज डिफाइंड है। एक सिनेरियो आएगा, उस सिनेरियो में 5 क्वेश्चंस होंगे, और ये सिनेरियो किस टॉपिक का होगा, कैपिटल गेन टैक्स। फिर एक दूसरा सिनेरियो होगा, इसके भी 5 क्वेश्चंस होंगे, ये होगा, जोर से बोले, इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह, आवाज ही नहीं, क्या लिखा है, इनहेरिटेंस टैक्स। एक सिनेरियो आएगा हमारे पास जिसके 5 क्वेश्चंस होंगे, और ये सिनेरियो आएगा हमारा वैल्यू एडिड टैक्स। इन तीनों में से सच्ची बताएगा झूठ ने, आपने कौन सा टर्म पहले सुना हुआ है, वैल्यू एडिड टैक्स सुना हुआ, वैट सुना हुआ है, इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स सुना है,
इनहेरिटेंस टैक्स सुना है? शायद अगर किसी सीनियर से सुन भी लिया होगा, लेकिन इसका काम नहीं पता होगा कि ये होता क्या। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन बी में ये 15 सवाल कैसे बने, कैसे मालूम चला ये 15 सवाल बने? इन सब को एडअप कर दो अगर, 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन बने। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन क्यों लिखा है इसको, एमसीक्यू क्यों नहीं लिखा? कोई बताएगा इस चीज का जवाब? सेक्शन ए में भी ओटीक्यू लिखा है, एमसीक्यू नहीं लिखा। सेक्शन बी में भी ओटीक्यूज लिखा है, एमसीक्यूज नहीं लिखा। कोई वजह मालूम बताएगा इसकी वजह क्या है? किसी को मालूम है? सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आते हैं। नॉर्मली एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, सवाल है नीचे ऑप्शन है कौन सा सही है, ये एमसीक्यूज है। लेकिन हमारे पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते, ओटीक्यूज आते हैं। ओटीक्यूज में इटसेल्फ एमसीक्यूज भी शामिल होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ड्रैग एंड मैच होता है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे टेस्ट किए जाएं। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, दो आंसर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ सकता है, ड्रॉप एंड ड्रैग आ सकता है। डिफरेंट तरह के जहां क्वेश्चंस पूछे जाए वो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ओटीक्यूज कहा जाता है। तो हर एक सिनेरियो के 5-5 सवाल हैं, टोटल 15 सवाल बने। यहां भी हर क्वेश्चन की वर्थ वही होगी, हर क्वेश्चन की वर्थ विल बी ऑफ 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके ये 30 मार्क्स का एरिया बनेगा, विच मस्ट बी कंप्लीटेड इन 54 मिनट्स टाइम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब थोड़ी इन टर्म्स की डिस्कशन करते हैं। अकाउंटिंग में हमने सबने एक चीज कॉमन पढ़ी होती है कि जब एक नॉन करंट एसेट बिकता है तो उसके बिकने पे या गेन आता है या लॉस आता है, जिसे हम नाम देते हैं गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल। टैक्सेशन में भी जब नॉन करंट एसेट बेचे जाते हैं तो वर्ड कैपिटल गेन यूज किया जाता है। गेन ऑन डिस्पोजल को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल गेन। अकाउंटिंग में जो टर्म है गेन ऑन डिस्पोजल, टैक्स में रहते हुए उसका नाम क्या है? कैपिटल गेन। अकाउंटिंग में हम डिफरेंट टर्म्स सीखते हैं, लेकिन टैक्स में उन्हीं टर्म्स की कुछ और नई हमें चीजें सीखने को मिलती हैं। डेप्रिसिएशन सुना है सबने? डेप्रिसिएशन को टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल अलाउंसेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इस तरह आपने कभी बैड डेट्स का वर्ड सुना है? टैक्सेशन में बैड डेट्स को इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। अब जो एफआर पढ़ के खुदा वो आईएएस 36 की तरफ नहीं चले जाएं, ये सिंपल एक टर्म है कि बैड डेट को टैक्स की लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है? इंपेयर्ड डेट्स का या इंपेयरमेंट लॉस का। तो ये डिफरेंट टर्म्स हमारे सामने टैक्स में आएंगी। मैं रेफर करता हूं दोबारा से, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। हम इसकी बात करें कि अकाउंटिंग में जिसे हम गेन ऑन डिस्पोजल कहते हैं, टैक्स में उसका नाम है कैपिटल गेन। और नॉन करंट एसेट के बिकने पे भी टैक्स लगते हैं, इसलिए हम यहां पे पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स, सीजीडी। एक सिनेरियो आएगा, एक स्टोरी दी गई होगी, उस स्टोरी से रिलेटेड फिर 5 सवाल पूछे गए होंगे। सिनेरियो सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। सिनेरियो विल रिमेन सेम, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। तो ये आप मुझे बताएंगे ओवरऑल कितने, ये एक सिनेरियो कितने मार्क्स का आएगा? 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 10 नंबर का कैपिटल गेन, 10 मार्क्स का आपके लिए इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, और 10 मार्क्स के आपके पास वैल्यू एडिड टैक्स आएगा। तो इस तरीके से आपके ये 30 मार्क्स बनेंगे। तो आई कैन, यहां भी मैं लिख देता हूं कि ये 10 मार्क्स के लिए है, ये भी 10 मार्क्स का है, और ये भी 10 मार्क्स का। इस तरीके से आपके सेक्शन बी के 30 नंबर पूरे होते हैं। आगे बात करते हैं, एक पर्सन की जब यूके में डेथ हो जाती है, एक पर्सन की यूके में जब डेथ होती है तो मरते वक्त भी उस पर टैक्स लग रहा होता है। उसको क्या नाम दिया जाता है? इनहेरिटेंस टैक्स। आई रिपीट, एक पर्सन की जब यूके में डेथ होती है तो डेथ के वक्त उसकी स्टेट, उसके एसिड्स बाकी तमाम लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो इस वक्त एक टैक्सेशन की जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? इनहेरिटेंस टैक्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थर्ड, आप लोग मुझे बताओगे, जिससे पूछूं अल्लाह करे वो इनपुट दे दे, ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? अब जिससे पूछूं थोड़ा सा रिकॉल कर लो, सोच लो कि ये क्या होता है, फिर मैं पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। आप में से एनीवन हु इज विलिंग टू आंसर, खुद से प्लीज। कोई ऐसा बच्चा, इतनी भरे मजमे में कोई एक? जी
थोड़ा ऐसा बताएगा कि सब सुने प्लीज। जो एंड कंज्यूमर होता है, वो जो टैक्स पे करता है, वो वैल्यू एडिड टैक्स होता है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एनीवन एल्स, कोई और पॉइंट किसी के माइंड में? जी, सेल टैक्स होता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मतलब ये तो वो बात होगी, एक बच्चे को घर में गुड्डू कहते हैं, बाहर पप्पू कहते हैं। हाँ सही है। इसको जीएसटी भी कहा जाता है, सेल्स टैक्स भी कहा जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। होता क्या, थोड़ी सी नेचर बताओगे इसकी? सही है, मैं आपका पॉइंट भी लेता हूं। बोला कि खरीदते वक्त भी आप कुछ टैक्स पे करते हो और बेचते वक्त भी कुछ टैक्स कस्टमर से लेके किसी को दे देते हो। इनका पॉइंट भी वैलिड है, एंड कंज्यूमर वाली बात भी वैलिड है। जी, आपकी तरफ से कोई कमेंट? बिल्कुल याद नहीं है? यही था, उन्होंने बता दिया पॉइंट, चोरी कर लिया आपके पॉइंट। अच्छा, आप बताओ कोई माइंड में पॉइंट। जी, ठीक है, सही जी, सबने पॉइंट सही बताए। मैं कंक्लूड कर देता हूं। जिस तरह मैंने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स होता है जब नॉन करंट एसेट्स के बिकते वक्त। कैपिटल गेन टैक्स होता है गेन ऑन डिस्पोजल पे जब टैक्स लगता है, उसका नाम दिया जाता है सीजीटी। सेकंड मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस टैक्स के जब एक पर्सन की डेथ होती है। जी, जब एक पर्सन की डेथ होती है तो उसकी डेथ के वक्त स्टेट पे जब टैक्स लगता है, तमाम लोग इधर प्लीज। एक पर्सन की डेथ के वक्त उसकी स्टेट, स्टेट बोलते हैं एसिड्स को, इक्विटी को, नेट एसिड्स को, उसके नेट एसिड्स यानी कि स्टेट पे जब टैक्स लगता है वो आपका इनहेरिटेंस टैक्स कहलाता है। वीएटी डिफरेंट हो के कमेंट से मैं कंक्लूड कर देता हूं। वैल्यू एडिड टैक्स ये गिफ्ट बेसिकली है किसके लिए? बिजनेसेस के लिए है या आम लोगों के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं? ये टैक्स है किसके लिए? बिजनेसेस के लिए या आप और मेरे लिए? अवाम के लिए। अवाम कौन है? एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो पहली बात यह समझ लें कि ये वैल्यू एडिड टैक्स का तोहफा ये आप और मेरे लिए है, बिकॉज वी आर दी एंड कंज्यूमर्स। क्या ये डायरेक्टली हमसे लिया जाता है या घूम फिर के इनडायरेक्टली हमारे ऊपर आता है? कैसे? मैन्युफैक्चरर ने एक चीज बनाई, उसने होलसेलर को बेची, वैट लगाया, वो वैट उन्होंने वापसी ले लिया। फिर मैन्युफैक्चरर के बाद, होलसेलर के बाद वो चीज आ गई रिटेलर के पास, रिटेलर ने भी अपना वैट क्लेम कर लिया। फिर रिटेलर से वो बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ? हमारे ऊपर, एंड कंज्यूमर के ऊपर। तो ये बेसिकली हम लोगों के ऊपर है। क्या हमारी कमाई करने पे वैट लगता है या चीजें कंज्यूम करने पे वैट लगता है? क्या वैट से बचने का कोई तरीका है? आप कंजम्पशन करना बंद कर दो, गुड्स एंड सर्विसेज यूज करना छोड़ दो, आप वैट से बच जाओगे। ये पॉसिबल तरीका है? क्या ये वैट से बचा जा सकता है? यस। एक ही तरीका है कि आप जिंदा रहना छोड़ दो, आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना छोड़ दो, आपको वैट नहीं पे करना पड़ेगा। वो तो हर जगह टैक्स लगाएंगे बेटे, कहीं छोड़ेंगे नहीं आपको। अगली बात करते हैं। हमने अभी तक जो डिस्कस किया, हमने कहा कि इफ वी टॉक अबाउट टीएक्स पेपर फॉर्मेट, तो वी गॉट 3 सेक्शंस। सेक्शन ए में आपके 15 सवाल आते हैं, आइसोलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी एरिया से पूछा जा सकता है सवाल। सेक्शन बी में भी आपके पास 15 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस ये एक सिनेरियो फॉर्म में आते हैं। 1 सिनेरियो फॉर सीडीडी, 1 सिनेरियो फॉर आईएसटी, 1 सिनेरियो फॉर वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स। अब बात करते हैं आखिरी एरिया की, सेक्शन सी की। 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं, 3 सीआरक्यूज। सीआरक्यूज बोले तो क्या होता है? सीआरक्यू कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन क्या होता है? क्या हमें यहां भी टिक बॉक्स करके आगे बढ़ना है या कुछ परफॉर्म करके दिखाना है? परफॉर्म करके दिखाना है। जिस तरह हम रजिस्टर में कुछ चीज एक फॉर्मली अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल मैनर में अपना कुछ चीज प्रेजेंट करते हैं, तो सीआरक्यू कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में हमें अपने आंसर्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। वो आंसर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी गॉट या तो स्प्रेडशीट होती है और या तो फिर वर्ड प्रोसेस का एरिया होता है। दोनों में फर्क है। सीआरक्यू अटेम्प्ट करने के लिए अगर कैलकुलेशन करवानी होगी तो हमें क्या दिया गया होगा? स्प्रेडशीट दी गई होगी जिसमें हम फॉर्मूलाज इनपुट करेंगे और तमाम काम करेंगे। और दूसरा, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड प्रोसेस का एरिया होगा जहां पे हम अपनी टाइपिंग कर सकते हैं, राइट? 3 सवाल आते हैं, 40 नंबर का एरिया है, और ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये एरिया कितने मिनट में कंप्लीट होना चाहिए,
72 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके भी 3 सवाल आते हैं सेक्शन सी में, गौर कीजिएगा। वन क्वेश्चन फॉर सेकंड, क्वेश्चन फॉर कॉर्पोरेशन एंड वन क्वेश्चन फॉर टैक्स प्लानिंग। सर ये टोटल तो आपने बता दिया 40 नंबर का सेक्शन सी है, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स भी बता दें। सो इनकम टैक्स आपके पास पूछेगा कंफर्म 15 मार्क्स के लिए। कॉर्पोरेशन टैक्स आपके पास कंफर्म एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, और टैक्स प्लानिंग का एक सवाल आता है आपके पास 10 मार्क्स का। तो मेरे प्यारो, मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन सी में जो 3 CRQs आते हैं वो 3 क्वेश्चंस एरियाज डिफाइंड है। एक एरिया आपके पास इनकम टैक्स है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स है, और एक आपके पास टैक्स प्लानिंग है। आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स प्लानिंग। पहला सवाल 15 नंबर का, कॉर्पोरेशन सवाल 15 नंबर का, टैक्स प्लानिंग 10 मार्क्स। तो इनको एडअप कर लो तो आपके पास टोटल मार्क्स बनते हैं जितने का हमारा सेक्शन सी है 40 नंबर का, और ये इसका डिजायर्ड टाइम है, इतने में ये कंप्लीट होना चाहिए। वापसी आते हैं सेक्शन सी के इन 3 नामों पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। जिस तरह हमने बात की CDD की, IST की और वैट की, अ क्विक डिस्कशन ऑन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड द टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन नाम हम वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस। कॉर्पोरेशन किसे कहा जाता है? कंपनीज। तो जब कंपनी टैक्सेस की बात होगी तो हम क्या नाम देंगे उसको? कॉर्पोरेशन टैक्स। पक्का 15 नंबर का सवाल है भाई। इनकम टैक्स किसके बारे में बात की जा रही है? जरा जोर से बोले। इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन को क्या नाम दिया जाता है? इनकम टैक्स का मतलब टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। आप और मैं यूके में है, जब हम अपना टैक्स कंप्यूट करेंगे तो हमारे टैक्सेस को क्या नाम दिया जाएगा? इनकम टैक्स या पर्सनल टैक्स या पर्सन्स टैक्स, तमाम टर्म्स यूज की जा सकती हैं। तो एक जिंदा इंसानों की टैक्सेशन को इनकम टैक्स कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसानों की टैक्सेशन को कॉर्पोरेशन, क्योंकि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन ना, तो जिंदा इंसानों की टैक्सेशन को इनकम टैक्स कहा जाता है, कंपनी टैक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन की टैक्सेशन के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स। और ये टैक्स प्लानिंग के बारे में एक अच्छी बात बता दूं, ये कोई एरिया नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। इनकम टैक्स एक कंप्लीट टॉपिक है, कॉर्पोरेशन टैक्स एक कंप्लीट टॉपिक है। टैक्स प्लानिंग, वर्ड प्लानिंग से हमें समझ में आ रहा है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस में रहते हुए जो ऑप्शंस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, जो जिस तरह से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे, तो दैट विल बी द टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग, इन दोनों को मिला के टैक्स प्लानिंग बनती है। आपका इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स बोथ आर यूज्ड इन द टैक्स प्लानिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, अभी तक हमने 2 स्लाइड्स पे बात की। फर्स्ट स्लाइड पे हमने ये कंक्लूड किया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूके टैक्स, और यूके टैक्स का पेपर एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट सितंबर 25, तो हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 24 रेलिवेंट है। इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए फाइनेंस एक्ट 24 रेलिवेंट। ये फाइनेंस एक्ट में होते रहते हुए डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस होते हैं, और ये फाइनेंस एक्ट में किस परसेंटेज पे टैक्स लगना चाहिए, टैक्स डिले हुआ तो पेनल्टी कितनी होगी, टैक्स जल्दी दिया तो कोई पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तमाम तरह की चीजें टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस कहलाती हैं, और ये हमारे पास एग्जाम में दिया गया। On the second slide, we talked about paper format. Taxation paper is divided into 3 sections. First section 15 सवाल 30 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए, और सेक्शन सी आपके पास CRQs आते हैं, 3 सवाल हैं,
एक इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेशन टैक्स का और टैक्स प्लानिंग का। इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन इज कॉल्ड इनकम टैक्सेस, कंपनी की टैक्सेशन कॉर्पोरेशन टैक्स। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं। लेकिन जो टैक्स प्लानिंग 10 नंबर का सवाल आता है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, बल्कि ऊपर वाले दो एरियाज को मिला के जब हमसे बोला जाता है कौन सा ऑप्शन बेहतर है कौन सा नहीं है, जहां पे कंपेरिजन करवाए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो वो इन दोनों की बेस पे टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन पूछता है। कैलकुलेटर से उठाएंगे अगेन आप लोग प्लीज। एक और छोटी सी चीज बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टाइम मैनेजमेंट की चीज बताई थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास अपना पेपर सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का टाइम है। इन 3 आवर्स में अगर हम मल्टीप्लाई बाय कर ले 60 मिनट्स, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स का टाइम है, कितने नंबर का पेपर है? 100 मार्क्स। तो हमने एक टाइम कैलकुलेट किया था 1.8 मिनट पर मार्क। अगर 2 नंबर का सवाल सॉल्व करना हो तो कितना टाइम होना चाहिए? 3.6। भाई अगर 1.8 मिनट का एक नंबर के लिए है तो 2 मार्क के लिए कितना होना चाहिए? 3.6। तो इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को अब एक माइंड में रखना टाइम और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करनी। नाउ लेट्स से आपने प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली एंड देन आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आपने 3 आवर्स में पूरा पेपर 100 मार्क्स का सॉल्व कर लिया। अब अगली बात जरा समझो, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैंने 100 मार्क का पूरा पेपर किया हुआ है। गौर से समझिएगा प्लीज, आप खुद असेस कर सकते हैं आप पेपर में पास होने जा रहे हैं या फेल होने जा रहे हैं। आपने कहा 100 मार्क्स का पेपर किया है और मुझे लग रहा है मेरा 80% पेपर सही हुआ है। आपने पूरा पेपर किया, इस टाइम प्लानिंग को फॉलो करते हुए आपने एक ठान ली कि यार मुझे अपना पेपर किसी भी सूरत पूरा करना है। पेपर पूरा हो गया, 100 मार्क्स का आपको लगता है आपने 80% पेपर सही किया। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से इसका भी 80% पेपर सही है, कितने मार्क्स आने चाहिए जरा जल्दी से बताओ। करो करो जल्दी से। 100 इंटू 80 80 हो गया। 80 इंटू 80 कितना हो गया? 64। सिचुएशन चेंज करते हैं। एक बच्चा बोलता है कि यार मैंने 90 नंबर का पेपर किया है, पूरा नहीं हो सका। जब टाइम प्लानिंग की बातें चल रही थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ पीछे डिस्कशन में एंगेज था, मोबाइल पे लगा हुआ। मैंने टाइम प्लानिंग की बात को मुंह ही नहीं लगाया। मैं भूल गया था कि टाइम प्लानिंग क्या होती है, इस वजह से मैं रिग्रेट कर रहा हूं। और मैं देख रहा हूं मैंने कितने नंबर का पेपर किया? 90 मार्क्स। आपको अगेन लगता है इसमें से 80% सही होगा, लेकिन आपके एग्जामिनर बोलता है कि इसका भी 80% सही है। 57.6। अब आप इसमें खुद एनालाइज कर लो, आपने जो पेपर दिया है उसके मुताबिक असेसमेंट ले लो, और आप जो सोच रहे हो उससे कम ही रखना कि एग्जामिनर उसके हिसाब से कितना सही करेगा। ये तो हमें लगता है कि ये हमारा पेपर सही होगा, एग्जामिनर जब चेक करने पे आएगा तो अपने हिसाब से चीजें देखेगा। तो आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना पेपर किया, क्या सही हो सकता है क्या नहीं सही हो सकता। अगर मैं ऑन अ बैड नोट मैं बोलूं कि यार मैंने 100 मार्क का पेपर किया था और मुझे लगता है कि 70% सही है, और एग्जामिनर कहते हैं नहीं मेरे हिसाब से उसका भी 80% सही, कितने मार्क्स आने चाहिए जरा जल्दी से बताओ? 56। तो आपके पास देखो, हम यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है पेपर पास करने के लिए। सबसे पहले मूड होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ये जो मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं ये जिंदगी के किसी भी काम में होंगी तो आप कामयाब होगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं। डेडिकेशन, मोटिवेशन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, ये जितनी भी अंग्रेजी की टर्म्स हैं ये किसी भी काम के लिए जरूरी है। आपने अपना वेट लूज करना है, उठे एक दिन हफ्ते में एक दिन 7 घंटे एक्सरसाइज कर ली, आपने क्या किया? वेट लूज करना है,
एक ही दिन में आपने 7 घंटे एक्सरसाइज कर ली, फायदा होगा? या 7 दिन एक एक घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा होगा? तो ये चीज हमें क्या रिफ्लेक्ट करी कि किसी भी काम में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। तो आप ये अपने पल्लू से बांध ले ये बात कि कोई भी पेपर पास करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है, थोड़ा सा फोकस होना जरूरी है। हम गाना एक दफा सुनते हैं, दूसरी दफा बजे तो साथ में गा रहे होते हैं। कसम ले लो कभी याद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दफा सुन लिया, दूसरी दफा गलत सही, लेकिन 50% तो हम सही साथ में गा रहे होते हैं। याद करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी कैसे याद हो गया? फोकस, इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोर से जी, कोई किसी ने कोई कमेंट किया तो प्लीज थोड़ा जोर से, डिस्कशन का मजा जब ही आएगा। तो बात यह कि हम अगर एक गाना सुन के उसको फिर पहली गो में ही 50% सही साथ में गा रहे हैं, या इससे कम, 2-3 दफा सुनते हो हमें 100% याद हो जाता है, हालांकि हमने कभी कोशिश नहीं की होती उसको याद करने की, खुद ही याद हो जाता है। उसकी वजह यह कि उसमें इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट यहां भी ले, 3 मंथ्स का टाइम है, 1 लाख रुपए का गेम है, फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, तो थोड़ा सा यहां भी इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। जितनी भी डिस्कशन मैंने शुरू से की है, कोई ऐसा है जिसको सारी चीजें माइंड में बैठ गई हो? एनीवन प्लीज? पक्की बात है, बैठी होनी चाहिए। आप जितना फोकस से सुनेंगे आपको चीजें माइंड में बैठती रहेंगी। एक और आगे बात करता हूं, ये जितनी भी हमने अभी स्टोरीज डिस्कस की, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कुछ नाम आए थे। मेरे पास एक नाम आया था कैपिटल गेन टैक्स का, मेरे पास एक नाम आया था इनहेरिटेंस टैक्स का, देन हमने बात की थी वीएटी की, फिर हमने बात की थी इनकम टैक्स की, फिर हमने बात की थी कॉर्पोरेशन टैक्स की। कितने टर्म्स हो गए ये? कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए? 5 हो गए ना? सीजीडी, आईएसटी, वीएटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, 5 नाम हो गए। और यही तो हमारे 5 टॉपिक्स हैं टीएक्स, यही टॉपिक्स है। 1100 पेजेस की बुक है इन टॉपिक्स, 1100 प्लस पेजेस की बुक है कैप्लन की इन टॉपिक्स पे। सही है? अब आए थोड़ी सी इन पे मजीद बात करते हैं इनके नामों की हद तक। यही नाम है हमारे पास, जरा प्लीज देखिएगा जल्दी से, हम हाईलाइटिंग। पहला है हमारे पास सीजीडी, इनहेरिटेंस टैक्स, वीएटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। मैं फिलहाल 5 की बात कर रहा हूं, जो लास्ट वन इसको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। इस पूरी स्लाइड से आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको भी बता दिया कि इस पूरी स्लाइड से आपके पास 2 नंबर का सवाल पूछता है, तो दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट टू कॉपी। आप कर लीजिएगा, जब तक बोलूंगा तब कर लीजिएगा। अभी जरा सुनते हैं, हमने 2-3 हेडिंग्स लिखी और इन 5 नामों को उन हेडिंग्स में हम कैटेगराइज कर रहे हैं। हमने कहा टाइप्स ऑफ टैक्सेस में कैपिटल गेन आ गया, आईएसटी आ गया, वीएटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया। शॉर्ट फॉर्म भी यहां पे लिख देते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, आईएसटी इनहेरिटेंस टैक्स, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, बिकॉज अक्सर औकात मेजॉरिटी टाइम हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं। ये टैक्सेस की 5 तरह की टाइप्स है। एक एडिशनल है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं समझ आया? जोर से बोलेंगे, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, एनआईसी। एनआईसी का नाम आपने कहीं ना कहीं बचपन में सुना होगा, बचपन मतलब FA1 में। कोई बच्चे हैं FA1 जो पढ़ के आए हो? हाथ खड़े करें, कौन कौन से बच्चे जो FA1 पढ़ के आए? वहां पे एक टॉपिक था पेरोल का, याद है? पेरोल में नाम सुना था एनआईसी का, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे होता। लेकिन ये अब है क्या चीज, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल नोट करें ये एनआईसी किस कैटेगरी में लिखा हुआ है। ऊपर हेडिंग क्या चल रही है? टाइप्स ऑफ टैक्सेस में क्या लिखा हुआ है? एनआईसी भी लिखे हुए हैं। तो यहां पे ये वो एनआईसी नहीं है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये वो एनआईसी नहीं है। ये हम बात करें नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस की, वी आर टॉकिंग अबाउट एनआईसीज। तो ये भी एक टैक्स की टाइप है। अब हमारे पास कुछ और हेडिंग्स आ गए, गौर कीजिएगा प्लीज। हमारे पास एक आ गया कैपिटल टैक्स, एक आ गया रेवेन्यू टैक्स, एक आ गया निदर टैक्स। आगे गैप देके एक हेडिंग डली हुई है डायरेक्ट टैक्स, और एक हेडिंग डली हुई है इनडायरेक्ट। ऑलरेडी चीजें सॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कहां पे टिक लगा हुआ है? कैपिटल की हेडिंग में, और आगे कहां टिक लगा हुआ है? यानी कि हम कह सकते हैं कि सीजीटी एक
कैपिटल टैक्स है और कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। इस स्लाइड पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा खुद से सोचो ये क्या चीजें हो सकती हैं कि वाई सीजीटी इज अ कैपिटल टैक्स एंड वाई इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, वाई वीएटी इज नीदर टैक्स, वाई वीएटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो 1 मिनट का टाइम इन चीजों को खुद से जरा ठंडे दिमाग से सोचें, फिर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बातों के लिए टाइम नहीं दिया, यहां पे फोकस्ड रहिएगा। जी कुछ सोचा आपने इस पे? मजीद 20 सेकेंड्स टाइम। ऑलरेडी सॉल्व है, बस सोचना है कि ये क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स को कैपिटल की हेडिंग में भी डाला हुआ है और डायरेक्ट भी है। तो ये मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर इस पूरी स्लाइड से 2 मार्क्स के लिए आपसे सवाल पूछता है, कंफर्म बात है। वो कहता है कि जरा इन कैटेगरीज को डिफाइन करो कि कौन सा टैक्स किस टाइप का है, कि क्या वो कैपिटल है, रेवेन्यू है, और क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इस पूरी स्लाइड से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग रेफरेंस देता हूं। अकाउंटिंग में हम 2 तरह के एक्सपेंसेस पढ़ते हैं, मैं तो भूल गया हूं, आप बताओगे कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो किसी नॉन करंट एसिड की वजह से हो, वो एक्सपेंस जो नॉन करंट एसिड के खरीदने का हो या नॉन करंट एसिड की वजह से उस पर इंकर हो रहा हो, ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल एक्सपेंस। तो वहां पे वर्ड कैपिटल किस वजह से लग रहा था साथ में? किसी नॉन करंट एसिड की वजह से। यहां भी वही सीन है। कैपिटल गेन टैक्स इस हेडिंग में डाला हुआ है कैपिटल टैक्स में। उसकी वजह यह कि कैपिटल गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी नॉन करंट एसिड की वजह से लग रहा है। मैं रिपीट करता हूं, सीजीटी इज अ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ड्यू टू एनी नॉन करंट एसिड। यह बात क्लियर होगी सबको कि किसी भी नॉन करंट एसिड की वजह से हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका कैपिटल टैक्स होता है। तो सीजीटी इज वन ऑफ द कैपिटल टैक्सेस। अब आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से क्या क्लासिफाई किया गया इसको? डायरेक्ट टैक्स। उसकी वजह, आपने नॉन करंट एसिड बेचा, बेच के जो भी गेन होगा उस गेन के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली टैक्स कंप्यूटेशंस परफॉर्म की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्सन से दूसरे पे ट्रांसफर होगा, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफर होगा, नो। जिसने भी एसिड डिस्पोजल किया होगा उस पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन इट्स इन द हेडिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैं रिपीट करता हूं, एसिड इन्वॉल्वमेंट की वजह से, करंट एसिड्स नहीं, किसकी बात कर रहा हूं? नॉन करंट एसिड्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो टैक्स लगे वो कैपिटल टैक्स है, और कैपिटल गेन टैक्स इज अ कैपिटल टैक्स, और डायरेक्टली जिस बंदे ने डिस्पोज किया उसके ऊपर अप्लाई होता है, सो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। तो आप भी अपने पास जो बच्चे नोट डाउन करना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट नंबर 1 करें सीडीटी, और थोड़ा गैप देके लिख ले कैपिटल टैक्स, थोड़ा गैप देके लिख ले डायरेक्ट टैक्स। जल्दी से प्लीज तमाम बच्चे। हमने पहली बात की कि कैपिटल गेन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट्स अ कैपिटल टैक्स। और वर्ड कैपिटल क्यों लगा? जब कभी किसी ट्रांजैक्शन में नॉन करंट एसिड इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पे वर्ड कैपिटल आ जाता है। जिस तरह एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंस, तो वहां पे नॉन करंट एसिड खरीदा गया होता है। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स, तो यहाँ पे नॉन करंट एसिड बेचने की वजह से टैक्स। नंबर टू क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेंस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है?
कैपिटल। एक बंदे की जब डेथ होती है, डेथ के वक्त जो टैक्स अप्लाई होता है उसको नाम दिया जाता है आईएसटी, इनहेरिटेंस टैक्स। पाकिस्तान में नहीं है, यूके में है। जब एक पर्सन की डेथ के वक्त उसकी स्टेट बोले तो उसके एसेट्स, और एसेट्स में मेजरली नॉन करंट एसेट्स, जब दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तमाम चीजें कंप्यूट होती हैं, तो उसकी स्टेट और उस स्टेट में नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व हैं, तो जहां पे स्टेट नॉन करंट एसेट्स की वजह से टैक्स लग रहा है, इसको भी क्या नाम दिया गया? कैपिटल टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स एक कैपिटल टैक्स है क्योंकि नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व है, और जिसकी डेथ हो रही है उसी की कंप्यूटेशन की जा रही है, तो उसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। सो वी कैन राइट सेम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की नेचर सेम है। सीजीटी और आईएसटी दोनों आपके कैपिटल टैक्सेस हैं क्योंकि दोनों में नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व हैं, और दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस हैं बिकॉज जो बंदा एसेट बेच रहा है, जो गेन कमा रहा है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है सीजीडी, और जिस बंदे की डेथ हुई है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आईएसटी भी इज अ डायरेक्ट टैक्स। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको आपने नाम सुना होगा, सेल्स टैक्स भी कहते हैं, जीएसटी भी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। तो ये टैक्स ना तो कैपिटल है ना रेवेन्यू है। इस टैक्स में ना तो कोई एसिड इन्वॉल्व है, ना रेवेन्यू कमाई इन्वॉल्व है, ना इसमें कमाई गई अमाउंट पे कोई टैक्स देना पड़ रहा है, ना ही किसी एसिड की वजह से टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं वीएटी को ना तो कैपिटल की हेडिंग में कैटेगराइज किया गया, ना ही रेवेन्यू की हेडिंग में कैटेगराइज किया गया। वर्ड रेवेन्यू को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। रेवेन्यू मतलब अर्निंग की वजह से जो टैक्स लगे, अमाउंट अर्न करने की वजह से जो टैक्स लगे, वो कौन से टैक्सेस होते हैं? आपके रेवेन्यू टैक्सेस। वैट पैसे कमाने की वजह से नहीं टैक्स लग रहा, बल्कि पैसा उड़ाने की वजह से टैक्स लग रहा है, पैसा खर्च करने की वजह से टैक्स लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो उसकी वजह से टैक्स लग रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहां पे आप देखते हो आपके ऊपर 13% या 15%, आजकल वो कार्ड से पेमेंट करो तो 8%, ये टैक्सेस आपके ऊपर है। ये कौन से टैक्स है? वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या यहाँ पे कोई नॉन करंट एसिड इन्वॉल्व है? नो। क्या आपने अर्निंग की आपको टैक्स देना पड़ा? नो। बल्कि कंजम्पशन की वजह से जो टैक्स देना पड़े वो आपका वैल्यू एडेड टैक्स। तीन कैटेगरीज डिस्कस की, जिनमें से दो की नेचर सेम है, सीजीटी और आईएसटी की, और एक की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। वीएटी ना तो कोई कैपिटल टैक्स है ना रेवेन्यू टैक्स है, बल्कि ये कौन सी टाइप है? नीदर टाइप ऑफ टैक्स। ये ना एसिड की वजह से लगता है, कैपिटल टैक्स भी नहीं है, ना पैसा कमाने की वजह से लगता है, रेवेन्यू टैक्स भी नहीं है, बल्कि ये पैसा खर्च करने की वजह से लगता है, इसलिए इसको नीदर टैक्स में कैटेगराइज किया। अब अगली बात, ये मैंने आपको बताया पूरा साइकिल चलता है। मैन्युफैक्चरर भी वैट देखता है, मैन्युफैक्चरर के बाद चेन में होलसेलर्स आते हैं, वो भी वैट डील करते हैं, होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स आते हैं, वो भी वैट डील करते हैं। लेकिन ये वैट एट द एंड ऑफ द डे गिफ्ट किसके लिए है? एंड कंज्यूमर के लिए। एंड बंदा आप और मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तो हमें वैट देना पड़ता है, हम वैट पे ऑफ करते हैं। तो इसीलिए ये डायरेक्टली हमसे चार्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की वजह से चार्ज किया जा रहा है। एक पर्सन से दूसरे पे ट्रांसफर हुआ, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफर हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऊपर आके गिरा। तो जो ऐसा टैक्स जो एक घूमता फिरता हमारे पास हमारे ऊपर आके अप्लाई हो, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा आपके पास? इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैट की आप कैटेगरी लिख सकते हो कि ये नीदर टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4, इनकम टैक्स का कहां पे टिक लगा हुआ है? कैपिटल में लगा हुआ है या रेवेन्यू में लगा हुआ है? इनकम टैक्स, इनकम कमाने की वजह से जो टैक्स लगे, इनकम कमाने की वजह से जो टैक्स लगे, वो कैपिटल बोलूंगा या रेवेन्यू बोलूंगा? रेवेन्यू। रेवेन्यूज होता है ना, अर्निंग्स को रेवेन्यूज कहा जाता है। तो इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू टैक्स। आप, मैं, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, जो भी काम, कारोबार, जॉब, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट जगह पे सट्टे में पैसा जीत गए, ये तमाम चीजें जहां जहां आपकी अर्निंग होगी वहां वहां आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो अर्निंग्स की वजह से टैक्स देना पड़ता है उसको नाम दिया जाता है रेवेन्यू टैक्स। अब आप यहां पे सिमिलैरिटी देखो, इनकम टैक्स को क्या कैटेगराइज किया गया? रेवेन्यू टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स को भी रेवेन्यू टैक्स बोला गया, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन को कहते हैं, और कॉर्पोरेशन टैक्सेस एक कंपनी की टैक्सेस को कहते हैं। दोनों लोग पैसा कमाते हैं भाई, हम भी पैसा कमाते हैं, जिंदा इंसान भी पैसा कमाते हैं, और कंपनीज भी पैसा कमाती हैं।
इसीलिए दोनों की कमाई के इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो आपका क्या कैटेगराइज किया गया यहाँ पे, रेवेन्यू टैक्स। और जितने लेवल ऑफ अर्निंग्स हैं, डायरेक्टली अगर मैंने पैसे कमाया मैं टैक्स दे रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए, मेरी कंपनी टैक्स दे रही है, तो मेरी कंपनी भी डायरेक्टली कमाई की अमाउंट्स पे टैक्स दे रही है, तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस भी है और रेवेन्यू टैक्सेस भी है। तो वर्ड कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेशन में जहां जहां एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से जो टैक्स लगे वो कैपिटल टैक्सेस होते हैं। जहां जहां अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए और टैक्सेस लगे वो आपके रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं, और ये डायरेक्टली हमारी कमाई के इनकम पे लगते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्सेस है। लास्ट बात करते हैं एनआईसीज की। एनआईसी को कैटेगराइज किया गया, ये एक रेवेन्यू टैक्स है। एनआईसी को किस हेडिंग में डाला गया, ये कौन सा टैक्स है, एक रेवेन्यू टैक्स है। और ये कौन सा टाइप है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स। एक छोटी सी डिस्कशन में एनआईसी पे, बहुत लंबी स्टोरी अभी नहीं सुना सकता, एक छोटी सी बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप यूके में हो और अगर वहां पे आप कुछ अरसा जॉब नहीं है आपकी, आपको अल्लाह हवाले छोड़ दिया जाएगा या गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे होंगे, सपोर्ट कर मिल रही होगी ना, गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे होंगे। आपको यूके गवर्नमेंट की वजह से, अपने बच्चों की वजह से भी यूके गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है चाइल्ड बेनिफिट का। तो अगर आप जॉबलेस हो तो आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, आपके बच्चों की वजह से आपको गवर्नमेंट पैसा देती है। लेकिन जब आप अर्निंग पोटेंशियल पे आ जाते हैं, जब आप काम कारोबार पे होते हैं, जब आप जॉब पे होते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे होते हैं। और आपसे लिया गया पैसा गवर्नमेंट उन लोगों को दे रही होती जो फिलहाल जॉबलेस हैं, जिनके पास अर्निंग के सोर्सेस नहीं है। ये टाइम आपके ऊपर आएगा तो गवर्नमेंट आपको भी सपोर्ट करेगी। तो जो नॉर्मल टैक्सेस से हट के कुछ अलग टैक्सेस दिए जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, एनआईसीज का, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। जो बंदा यूके में रहते हुए काम कारोबार जॉब यानी कि किसी भी सोर्स से पैसा कमा रहा है, टैक्सेस देना एक अलग कहानी, वो बाकी टैक्सेस तो देगा देगा, साथ में वो क्या पे ऑफ करेगा, एनआईसीज भी पे करेगा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन भी पे करेगा। ये भी आपका रेवेन्यू टैक्स है और ये भी आपकी डायरेक्टली अर्निंग लेवल पे डिपेंड करता है, तो आपके लिए ये डायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आपको गाइड किया कि इस पूरी स्लाइड पे हमने 6 तरह की डिस्कशन, 6 तरह के टैक्सेस के बारे में बात की। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में हमारे पास सीजीटी, आईएसटी, इन दोनों की नेचर सेम है, वैट की बिल्कुल अलग एक नेचर है। बाकी इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया और एनआईसीज, इनकी नेचर सेम है कि ऑल दीज 3 आर रेवेन्यू टैक्सेस एंड ऑल दीज 3 आर द डायरेक्ट टैक्सेस। यहां तक एक नजर देके फिर आगे बढ़ते हैं। By the way, being my first class today, I will not be extending it to 6:30. मैं इतनी फर्स्ट क्लास को कभी भी इतना आगे तक नहीं लेके जाता हूँ। तो अगर आपको कोई पिक करने आना चाह रहा है तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं 5 पे ऑफ करूंगा, 5 से पहले। पांच बजे ऑफ करूंगा, इसमें भी ब्रेक चाहिए? ये भाई अगर कोई कॉपी करे तो ये हो गया सबका कॉपी। तो कंक्लूड करते हैं, जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं हम उसको माइंड में बिठाने के लिए दोबारा वापसी आते हैं। अब क्विक डिस्कशन, हम कौन सा टेक्स्ट पढ़े भाई, आपकी तरफ से आंसर चाहिए, कौन सा टेक्स्ट पढ़े? ये चीज हमारे लिए किस वक्त जरूरी होगी, जब अपना पेपर भी बुक कर रहे होंगे, यूके वेरिएंट सेलेक्ट करना है हमारे लिए। रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट 4 एग्जाम सेशंस के लिए एप्लीकेबल है, जून 25 से लेकर। इस फाइनेंस एक्ट के कुछ टैक्स रेट्स और अलाउंसेस होते हैं, ये आपके एग्जाम में भी दिए गए होते हैं। फिर हमने बात की टैक्स के पेपर फॉर्मेट की, 3 सेक्शंस हैं, 30 एंड 40 मार्क्स का। शुरू के 2 आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में आपके सीआरक्यूज आते हैं। इन्हीं सेक्शंस में रहते हुए हमने टैक्स की अच्छी बात ये देखी कि सेक्शन बी के एरियाज भी डिफाइंड है, सेक्शन सी के एरियाज भी डिफाइंड है। सेक्शन बी में सीडीडी, वैट, आईएसटी आता है और सेक्शन सी में आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है और टैक्स प्लानिंग, इन दोनों का मिक्सचर होता है। फिर हमने आगे इन टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात की कि मेजरली 6 तरह की टाइप्स ऑफ टैक्सेस होती हैं। इनमें से कुछ कैपिटल और डायरेक्ट नेचर की होती हैं, इनमें से कुछ रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं और डायरेक्ट नेचर के होते हैं। सिर्फ एक है जिसकी बिल्कुल अलग स्टोरी है, वो आपका वैल्यू एडिड टैक्स है, जो ना ही कैपिटल है, ना ही रेवेन्यू टैक्स है और ना ही ये डायरेक्ट है, बल्कि ये
इनडायरेक्ट टैक्स। होप कि जितनी बात हमने की वो सबको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। हर कंट्री का एक टैक्स सिस्टम होता है, उस टैक्स सिस्टम को चलाने वाली एक अथॉरिटी होती है, एक इदारा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसे टैक्स अथॉरिटी कहा जाता है। पाकिस्तान का टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा है? एफबीआर। बोले तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पाकिस्तान की टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम एफबीआर है। यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? फुल नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जरूर जोर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। 1 मार्क के लिए कभी कभी पूछ लेता है, एग्जामिनर का मूड अच्छा हो तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि एचएमआरसी का फुल फॉर्म बताओ क्या। क्वीन की कब डेथ हुई थी? 22 में? 22 में या 23 में? चले, क्वीन को निपटे हुए 2-3 साल का अरसा हुआ। उससे पहले इसका नाम था हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। अब हर को हिज से क्यों रिप्लेस कर दिया गया? अब भाई साहब आगे इसलिए इसको क्या किया गया? हिज मैजेस्टी कर दिया, राइट? तो यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम मेरे प्यारो है एचएमआरसी, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। ये यूके की टैक्स गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है एचएमआरसी। किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बताओ क्या ये जिम्मेदारियां सिर्फ एचएमआरसी की हैं या पाकिस्तान में एफबीआर की भी होंगी? किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यूके में ये जिम्मेदारियां किसने पूरी करनी है? एचएमआरसी ने। पाकिस्तान में ये जिम्मेदारियां किसने पूरी करनी है? एफबीआर ने। किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है उसकी ये जिम्मेदारियां होती हैं। सिर्फ यही नहीं होती, एक लंबी लिस्ट होती है। हम यहाँ पे पूरी लिस्ट डिस्कस करने नहीं बैठे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि टैक्स गवर्निंग बॉडी, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट भी कहते हैं, सही है, टैक्स बॉडी भी कहते हैं, टैक्स गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स कैन बी यूज्ड। किसी भी कंट्री के डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है। एक कंट्री के एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर समझ लो, तो आप सोचो आपने कंट्री रन करना है। कंट्री रन करने के डिफरेंट एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? सोचो, सबसे पहले लोगों को डिफेंस और हेल्थ और एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, तमाम जिम्मेदारियां। आप थोड़ी देर के लिए, आज का कौन फाइनेंस मिनिस्टर है और पास्ट का जो था वो आजकल वजीरे खारजा बने हुए इसहाक डार। बाय द वे वो भी आईसीडब्ल्यू है, हमारे वाली क्वालिफिकेशन की हुई उन्होंने, एसीसी आईसीडब्ल्यू। तो आप थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के रोल में चले जाएं। आपने कंट्री रन करना है, कंट्री के एक्सपेंसेस हैं, कंट्री के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप कमाई कैसे करोगे? एक कंट्री के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कंट्री का रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। तो हमारा दिया गया टैक्स, टैक्स अथॉरिटी के लिए क्या है? रेवेन्यू। गौर से सुनिएगा, बात जरा समझिएगा। हर कंट्री के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कंट्री चलाने के लिए उन एक्सपेंसेस के लिए कोई अर्निंग का सोर्स भी होना चाहिए। तो कंट्री अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करता है? हमारे टैक्सेस से। हमारा टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू। जोर से बोलिएगा, क्या चीज है? रेवेन्यू। इसीलिए टैक्स गवर्निंग बॉडीज को रेवेन्यू बॉडीज भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रेवेन्यू बॉडीज। टैक्स गवर्निंग बॉडीज को रेवेन्यू बॉडीज भी कहा जाता है बिकॉज हमारा दिया गया टैक्स उनके लिए रेवेन्यू है। तो टैक्स गवर्निंग बॉडी इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेवेन्यू बॉडी। तो एक कंट्री की जो रेवेन्यू बॉडी है उसने हमसे टैक्स कलेक्ट करना है पूरे मुल्क का निजाम चलाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, स्कूलिंग सिस्टम देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए। ये तमाम काम गवर्नमेंट के करने के, और गवर्नमेंट को ये सारे काम करने के लिए चाहिए पैसा। गवर्नमेंट ये पैसा कैसे रेस करेगी? हमारे टैक्सेस से। गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि उसके रेवेन्यू बढ़े या कम हो?
वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम पे कम टैक्स लगाएगी, ज्यादा टैक्स लगाएगी? सोच के जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम पे वो कम टैक्स लगाएगी या ज्यादा टैक्स लगाएगी? ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा हम टैक्स पे करेंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ऐसा ही है। तो भाई सिर्फ यही सोचनी होती है कि पकड़ो भाई आवाम को लगाओ इन पे टैक्स, अपना रेवेन्यू हम पूरा करें। इसके अलावा भी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक टैक्स गवर्निंग बॉडी के करने के काम होते हैं। एक लिस्ट हमारे पास है, जरा उस पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, पहला हमारे पास लिखा हुआ है कि टैक्स कलेक्ट करना और पे करना। सर एचएमआरसी या एफबीआर का टैक्स कलेक्ट तो समझ में आ रहा है, ये पे किसको करना है इन्होंने? क्या टैक्स गवर्निंग बॉडी भी किसी को आगे टैक्स पे करती है, या हमें वापस कुछ पे किया जा सकता है? तो ये हमें, अगर कुछ हम कभी ज्यादा टैक्स दे बैठे तो हमें ओवर पेमेंट्स वापसी मिल जाती है। तो किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होगी उसके करने के कुछ काम है। टैक्स कलेक्शन करना, पेमेंट्स करना, पेइंग चाइल्ड बेनिफिट्स, जो कि मैंने कुछ देर पहले भी बोला कि यूके गवर्नमेंट लोगों को उनके बच्चों की वजह से भी कुछ अमाउंट्स पे ऑफ करती है जिसे चाइल्ड बेनिफिट्स कहा जाता है। और हमारा एक टॉपिक भी आगे हम जाके सीखेंगे। टैक्स ऑडिट कंडक्ट करना और फ्रॉड डिटेक्ट करना कि कोई टैक्स पेयर सही टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई टैक्स दिया है तो उनका कोई ऑडिट करना, तो ये भी वो कर सकती है कि भाई लाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाओ और हम तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को, हिसाब किताब को देखें कि तुमने सारी सही कैलकुलेशंस की हैं या नहीं। इसके बाद लिखा है मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स। एक टैक्स पेयर के जितने भी टैक्स रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना जिम्मेदारी है एचएमआरसी की। जिस तरह अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो आपका जो डाटा पूरा संभालना करना ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, इसी तरीके से एचएमआरसी की जिम्मेदारी वो अपने तमाम तरह के टैक्स पेयर्स की तमाम चीजें संभाल के रखें। उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन। 2 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ता हूँ और आखिरी दो को एक साथ डिस्कस करता हूँ। टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन लॉस और एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटीज। आखिरी दो दोबारा से पढ़ लें, इस पे एक चीज गाइड कर देता हूं, एक छोटी सी डिस्कशन, फिर हम थर्ड लास्ट पॉइंट जो हमने स्किप किया उस पर बात करेंगे। ये ने जी स्क्रॉल अप कर दिया। हमने लास्ट दो की बात की। लास्ट दो में लिखा हुआ है टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में बैठे हुए हो, गवर्नमेंट ने उस कंपनी के लिए एक नया लॉ पास कर दिया भाई टैक्स के हवाले से। अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, आप दिली दिल में बैठ के गालियां दोगे गवर्नमेंट को या उनसे कम्युनिकेट करोगे? क्या करना चाहिए भाई? अगर कोई भी टैक्स लॉ आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप एफबीआर को ईमेल करोगे, उनको लेटर लिखोगे, खत लिखोगे, अपनी क्यूरी रेस करोगे। एफबीआर आपकी क्यूरी रिसीव करके खामोशी से बैठेगी या उसकी जिम्मेदारी कि आपको क्लियर करे, जवाब दे, क्लैरिटी दे? तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो टैक्स पेयर्स हैं अगर उनको कोई चीज सही समझ में नहीं आ रही तो उनको उस चीज पे गाइड करे, और लास्ट में उनको याद करवाए कि भाई देखो तुम इस कंट्री में रहते हो, तुम यहाँ पे कमाते खाते हो, तो भाई तुम्हें जरूरी है कि तुम अपना टैक्स पे करो और सही से पे करो। राइट? अब एक बंदा बोल रहा है यार मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं तो कुछ भी करूं, तो उसको अपनी 2-3 चीजें फिर भी देखनी होंगी। क्या वो सही टैक्स दे रहा है, क्या वो कंप्लीट टैक्स दे रहा है? तो बहुत सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बहरहाल एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी टैक्स पेयर को कोई टैक्सेशन लॉ समझ में नहीं आ रहे उस पर क्लैरिटी प्रोवाइड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब हम हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स है केपीएमजी में, तो वो क्लाइंट्स की बेस पे उन्हें अगर कुछ चीज सही समझ में नहीं आती थी तो हम एफबीआर से कम्युनिकेट करते थे, हम एसआरबी से कम्युनिकेट करते थे। एसआरबी बोले तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड। हर पाकिस्तान में तो हर प्रोविंस की अपनी एक अलग टैक्सेशन अथॉरिटी है। जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो गई, सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो गया, तो पाकिस्तान में तो बहुत सारी टैक्स बॉडीज है, लेकिन जो मेन टैक्स बॉडी वो कौन सी है? एफबीआर है। तो जब हमारे क्लाइंट को किसी टैक्सेशन लॉ पे कुछ चीज समझ नहीं आती थी
तो उस क्लाइंट के बिहाफ पे हम एफबीआर से कम्युनिकेट करते थे और उनका आगे से एक डिटेल्ड रिप्लाई आता था कि भाई इस टैक्स लॉ में रहते हुए ये काम इस तरीके से होगा, राइट। अब आए थर्ड लास्ट में, हमने देखा एक पॉइंट था लिखा आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन। जिस तरह मैंने आपको इस स्लाइड के शुरू में कहा कि हमारा दिया गया टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहेगी या कम करना चाहेगी? बढ़ाना चाहेगी। अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो ये काम करेगी, दोबारा से पढ़े, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन। तो टैक्स वाले हमेशा ये चीज देखते हैं कि यार कोई ऐसी नई चीज आई हो जिससे हमें टैक्स मिल सके। इसकी लाइव एग्जांपल देता हूं। 2015 से पाकिस्तान में कराची में उबर जो आपकी टैक्सी सर्विस है इसने काम स्टार्ट कर दिया था, करीम बाद में आई। 2015 से जब उबर ने कराची में ये टैक्सी सर्विस शुरू की तो शुरू के 2-3 साल इस तरह की सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन 2018 में टैक्स अथॉरिटीज जाग गई। उन्होंने कहा यार ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया, साल 2-3 साल के अंदर अंदर ही इसके लाखों यूजर्स हैं और लाखों लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, चलो भाई इनको एक नजर आ गया। क्या चीज नजर आ गई? दोबारा पढ़ो। आइडेंटिफाई किया इन्होंने, क्या चीज आइडेंटिफाई की? पॉसिबल एरिया ऑफ टैक्स जनरेशन। इन्होंने कहा यार ये बड़ी जबरदस्त सर्विस है, इसके इतने सारे यूजर हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, चलो इस सर्विस पे भी टैक्स लगाते हैं। तो 2018 से जो टैक्सेस हैं वो इस तरह की सर्विसेज के कंज्यूम करने पे भी आपको फिर लगना शुरू हो गया था और ये एंड कंज्यूमर बियर करता था। बेसिकली इन्होंने वैट अप्लाई कर दिया था इस तरह की सर्विसेज पे। तो ये जितने भी आप रेस्टोरेंट्स से आप खाना खाने जाते हो तो वहां पे उन बिल में आपको एक टैक्स लगा नजर आता है। इस तरह की ये हर वक्त कोशिश करते हैं कि ऐसे नई नई चीजें हमें नजर आए जहां जहां पे हम ये टैक्स लगाएं, क्योंकि हमारा दिया गया टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना चाहती है, जिसके लिए वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन। आज के लिए लास्ट चीज डिस्कस कर रहा हूं और यहां पे भी अपने पास एक चीज मार्क कर लें, ये इस स्लाइड से भी 2 नंबर की स्टोरी पूछता है आपसे एग्जामिनर, 2 मार्क्स कंफर्म। 2 टर्म्स है हमारे पास, एक को नाम दिया जा रहा है टैक्स अवॉइडेंस और दूसरे को नाम दिया जा रहा है टैक्स इवेजन। जोर से बोलेंगे क्या लिखा है? टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन। 2 नंबर की स्टोरी पूछता है एग्जामिनर। यहां पे सवाल क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टैक्स इवेजन, और वाइस वर्सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस। या बोलेगा कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी। तो भाई जब तक इन दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता नहीं होगा तो हम डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सके। डिस्कस करते हैं कि ये टैक्स अवॉइडेंस क्या चीज है और टैक्स इवेजन क्या चीज है। दोनों से हासिल एक ही चीज होगी, बॉटम लाइन रिजल्ट दोनों से एक ही मिलेगा। टैक्स कम करने के ये 2 तरीके हैं। अगर आप अपना टैक्स कम करना चाह रहे हो, यही 2 तरीके, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन इन दोनों में से एक कानूनी तरीका है और एक गैर कानूनी तरीका, एक लीगल मीन्स है, दूसरा इलीगल मीन्स। अगर आप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉज की बात कर रहा हूं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ टैक्सेशन लॉज रहते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी टैक्स इवेजन होगी या टैक्स अवॉइडेंस होगी। सामने आपके जरा देख लें, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि अगर टैक्स लॉ के अंदर रहते हुए आपने अपने टैक्सेस को कम कर दिया, क्या ये इवेजन की या अवॉइडेंस की? अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस हलाल है या हराम है? अलाउड है या डिसअलाउड है? लीगल है या इलीगल है? लीगल है। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है, अवॉइडेंस को एट टाइम्स प्लानिंग भी कहा जाता है। टैक्स अवॉइडेंस इज आल्सो टर्म्ड एज टैक्स प्लानिंग। देखो मैंने आपको बताया दोनों से हासिल वसूल एक ही चीज होगी, बॉटम लाइन रिजल्ट इज सेम। दोनों में रहते हुए आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन एक लीगल तरीका है और दूसरा इलीगल। एक हलाल तरीका है, एक हराम तरीका। जो हलाल तरीका है वो टैक्स अवॉइडेंस है, यानी कि टैक्स प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करने के 4 ऑप्शन है और ये चारों टैक्स लॉ में मौजूद है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। HMRC ने बोला भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, जो तुझे अच्छा लगता है वो ऑप्शन ले ले।
आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे जिसमें आपकी लायबिलिटी कम बन रही होगी? ये ऑप्शन मैंने थोड़ी पैदा किए, किसने हमें अलाउ किए थे? एचएमआरसी ने। तो एचएमआरसी के गिवन ऑप्शन में रहते हुए हमने वो ऑप्शन चूज किया जो हमारी फेवर में था, सो दैट इज टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग। ये स्टोरी आप पढ़ोगे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दीज पॉइंट्स। ये स्टोरी आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि सब लोग देख सकें। टैक्स अवॉइडेंस के बारे में आप लोग पढ़ें प्लीज। और टैक्स इवेजन, इवेजन निकला है इवेट से, और इवेट का मतलब होता है चोरी करना। टैक्स इवेजन इवेट से निकला है और जिसका मतलब होता है चोरी करना। टैक्स इवेजन से भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी, आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, लेकिन ये इलीगल तरीके से आप अपने टैक्सेस को कम करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर डिफरेंट चीजें अप्लाई हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, फाइन्स लग सकते हैं। अगर आपका कांड बहुत बड़ा है तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जितना बड़ा एक्ट होगा उसके हिसाब से पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी, बिकॉज इफ एनीवन इज इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी किया, इलीगल तरीके से टैक्स कम करने की कोशिश की, तो दैट इज टैक्स इवेजन, जिसकी वजह से फाइन्स, पेनल्टीज, जेल तक हो सकती है। और मैंने आपको बताया एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। आइदर यू कैन फॉलो टैक्स अवॉइडेंस, आइदर यू कैन इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन, लेकिन ये हराम काम है। हलाल तरीके से अपने टैक्सेस को कम करोगे कि आपके ऊपर कोई फाइन पेनल्टी चार्ज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सारे भाई? आवाज नहीं है, आप लोगों से पूछ रहा हूं। यहां तक क्लियर है सारे? जी। सारे नेक शरीफ नहीं होते ना, वो मजीद कम करने के लिए। अच्छा जी देखें, बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्कस है करने, अब अभी भी है डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इसको यहीं तक रख रहा हूं एज आई। कुछ चीजें सुन लीजिएगा, मैं छोड़ नहीं रहा आपको, सुन ले। देखिए, एज आई डिस्कस कि मैं फर्स्ट क्लास को, इंट्रोडक्टरी क्लास को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मैं इसको रखूंगा 5 या इससे पहले मैंने कहा था। जाने से पहले एक चीज सुन लीजिएगा, अगली क्लास आपकी थर्सडे को है, डे आफ्टर टुमारो, सेम टाइम 3 PM। मैं हमेशा एक 10 मिनट का ग्रेस टाइम देता हूं, 3:10 तक हमेशा मेरी आपको क्लास शुरू होती नजर आएगी। प्लीज इससे ज्यादा लेट नहीं होइएगा, टाइम से आइएगा। प्लस अगली क्लास में आते हुए आपने नोट्स लेकर आने हैं, कॉपियर के पास अवेलेबल है, फोटो कॉपियर के पास टैक्सेशन के नोट्स हैं, अगली क्लास में आपके पास वो होने चाहिए। और जो आज की क्लास का पढ़ा है इसको एटलीस्ट दिमाग में रख के आना है, बिल्कुल 0 मीटर माइंड लेकर नहीं आना, बिकॉज हमने काफी चीजें डिस्कस की है और उसी की बेस पे हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। फिजन बेहतर है कि आप फाइनेंस 24 की बुक्स ले लें।